हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पूरे सेल चैप्टर को इन वन शॉट। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो के बाद में आप कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एट ऑलवेज। एक मिनट, ये क्या है, थोड़ी सस्ती वाली PDF है, तो इस वाले पोर्शन को हर पेज में इग्नोर करना। ठीक है, चलो तो सेल के बारे में बात कर लेते हैं। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सॉरी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि सबसे छोटी चीज़ जो जीवित हो, सबसे छोटी चीज़। जैसे हम इंसान है, हमारे इंसान में सबसे छोटी लिविंग चीज़ क्या है? सेल है। ठीक है, तो काफ़ी सारे सेल 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 मिल के टिश्यू बनाते हैं, और काफ़ी सारे टिश्यू मिल 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 के ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिल के क्या बनते हैं? हमारे पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, वो सब बाद में बात करेंगे। ठीक है, सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, अच्छा, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? कमेंट में बताना। ठीक है, सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। इसके अलावा हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ मतलब कि जिस तरीके से ये, मान लो एक दीवार है, एक दीवार में क्या कैसे बनती है? काफ़ी सारी ईंटें लग 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 के एक दीवार बनती है ना। उसी तरीके से हमारे सेल है, सेल काफ़ी सारे सेल लग लग बन मिल के हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, चलो अब डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले करी थी रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी? 1665 में। डेड सेल की डिस्कवरी करी थी इन्होंने। डेड सेल किसमें किसमें करी थी? कॉर्क में। ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, ये फिर इसके बाद में इन्हीं के 9 साल बाद में, +9 ईयर्स, एक साइंटिस्ट आते हैं, एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ये लिविंग सेल की डिस्कवरी करते हैं। लिविंग सेल मतलब जिंदा सेल। किसमें खोजा था इन्होंने? पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में इन्होंने जिंदा सेल को खोजा। और इनको बोला जाता है, 9 साल बाद में कब खोजे होंगे? 1674 में। और इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई सेल के बारे में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। डिस्कवरी हो गई, अब सेल थ्योरी पे आ जाते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो मैं शॉर्ट नाम लूँगा, आपको साइंटिस्ट के पूरे नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। सेल थ्योरी सबसे पहले 1838 में 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। एक का नाम है स्क्लेडेन और एक का नाम है स्क्वेन। 2 साइंटिस्ट, इन्होंने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। अच्छा, इन्होंने क्या बताया सेल थ्योरी में? ये बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो सेल से मिलके ही बनते हैं, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। ठीक है, ये बात करी। फिर उसके बाद में 1855 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चो। क्या नाम है? रुडोल्फ वर्चो। ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक थ्योरी दी, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने तो बता दिया कि भैया सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की, थ्योरी देके। रुडोल्फ वर्चो ने बताया कि जो भी नए सेल जो बनते हैं ना, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। इन्होंने क्या बताया इस थ्योरी में? कि ऑल न्यू सेल्स आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, चलो सेल थ्योरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब समझे कि अगर कोई नया पुराना सेल है, अगर कोई नया सेल बनेगा तो ये सेल का क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, 2 सेल में डिवाइड होगा तो नया सेल बनेगा। ऐसे नहीं है कि भैया नया सेल अचानक आसमान से आके टपक गया, नहीं, जो पुराना जो सेल है उसी से ही नया सेल बनेगा। ठीक है,
मतलब आज के टाइम पे देखेंगे तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ है ये, लेकिन उस टाइम पे वही बताना बहुत ही मेहनत का काम था। ठीक है, ठीक है। अब सेल्स के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले तो देखते हैं लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, ठीक है। लार्जेस्ट सेल इन मेल, स्मॉलेस्ट सेल इन वुमेन, फिर हो गया लार्जेस्ट सेल, ये लार्जेस्ट सेल पूरी दुनिया का लार्जेस्ट सेल की बात कर रहा हूँ, और स्मॉलेस्ट सेल ये भी पूरी दुनिया का। सबसे पहले लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ओवम ह्यूमंस में, और ये क्या है, व्हाट इज ओवम, ये है फीमेल का सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल। स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमंस में होता है स्पर्म, ये भी क्या होता है, मेल का सेक्स सेल होता है। लार्जेस्ट सेल मेल में होता है न्यूरॉन, क्या होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन किसका सेल है, नर्व्स का, जो हमारी नर्व्स होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक कनेक्टेड होती हैं। और वो स्मॉलेस्ट सेल वुमेन में वो होता है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग को, और जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, जो कि एक तरीका क्या है, बैक्टीरिया ही है, एक तरीके का बैक्टीरिया। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल तो हमने देख ही लिया, अच्छा अलग अलग पेजेज में है। डिस्कवरी ऑफ सेल हमने देख ही लिया, किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने करा था 1665 में। फिर इन डेड सेल की डिस्कवरी करी थी कॉर्क में। फिर उसके बाद में आते हैं एंटोनी वैन लीeuwenhoek 1674 में, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी पॉन्ड वाटर में, ठीक है। सेल थ्योरी सबसे पहले दी थी 1838 में दो लोगों ने, कौन कौन, स्क्लेडन और स्क्वैन ने, स्क्लेडन और स्क्वैन। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की, बस ये चीज़ बताई थी इन्होंने। फिर उसके बाद में 1855 में वर्चो भाई साहब आते हैं, और वर्चो भाई साहब एक थ्योरी देते हैं ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, और उसमें वो बताते हैं कि जो नए सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलके बनते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेल, यहाँ आ जाते हैं हम। अब सेल के पार्ट्स क्या क्या हैं, जो सेल के भी पार्ट्स होंगे ना, कुछ हर चीज़ के कोई ना कोई पार्ट होता है। जैसे ये सेल है, ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल है तो सबसे पहले यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस हो जाएगा, ठीक है। और भी कई चीज़, यहाँ पे एक लिक्विड सा भरा हुआ होता है, पूरे सेल में क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट में बताना इस चीज़ को। इसको बोलते हैं, ये जो लेयर है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये जो लिक्विड होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये होती है न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ होती हैं, जैसे कि वैक्यूल्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और गोल्गी एपरेटस हो गए, ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो ये होते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। तो इसमें को क्या क्या आ जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा, और साइटोप्लाज्म आ जाएगा, सेल वॉल आ जाएगा, और न्यूक्लियस आ जाएगा, ये सब आएंगे। बाकी फिर और आगे आगे वो सेल ऑर्गेनल्स में आ जाएंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखो होता क्या है सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये सेल है, ये जो आउटर लेयरिंग है ना, आउटर लेयरिंग, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो सब में प्रेजेंट रहती है, बट दिक्कत ये है, जैसे ये प्लांट का सेल है, तो इसके प्लांट के सेल में
ये जो आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होती है, लेकिन ये जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट में, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, इस वाली लेयर को। ये जो रेड रेड कलर की है ये तो होती है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो येलो कलर की है इसको बोलते हैं सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट्स में है, बाकी किसी में नहीं रहता, सिर्फ प्लांट्स में रहता है सेल वॉल। और सेल मेम्ब्रेन सब में रहती है। तो एनिमल्स में सिर्फ क्या रहेगी, सेल मेम्ब्रेन ही रहेगी। ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे डिस्कस करेंगे हम सेल वॉल के बारे में, अभी सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। और इसके बारे में देखें तो ये थिन होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर, हम वो चीज़ ही लिखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। और अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस है इसके। सबसे पहले तो ये क्या करता है, ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। इट एक्ट्स लाइक अ बॉडीगार्ड, एक्ट्स लाइक अ बॉडीगार्ड। किस तरीके से भाई, इसके अंदर कितने सारे सेल ऑर्गेनल्स है, लिक्विड भरा हुआ है। अगर ये ना होगा तो वो लिक्विड कहाँ रहेगा बताओ, लिक्विड बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर ये ही लेयर नहीं रहेगी तो ये लिक्विड बाहर आ जाएगा सारा। तो ये बॉडीगार्ड की तरह काम करता है एक तरीके से। ये शेप प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड शेप टू सेल। अब जैसे ये प्लांट का सेल है, तो प्लांट का सेल का देखो ये इस टाइप की शेप है। एनिमल सेल होता तो वो सर्कुलर होता। तो ये जो शेप प्रोवाइड कर रहा है ना, प्रोवाइड्स शेप टू सेल, ये भी काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। और ये होल्ड करता है इंटरनल जो भी इनके ऑर्गन्स, जो भी अंदर भी तो काफ़ी चीज़ें होती है ना इसके सेल ऑर्गेनल्स है काफ़ी, तो उनको होल्ड और प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, ये बनता किससे है, बनता किस किस चीज़ से है, ये बनता है प्रोटीन, 50% तो प्रोटीन्स और 50% लिपिड्स। अच्छा, ये लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड फैट को ही बोलते हैं अपन। 50% लिपिड से बनते हैं, ठीक। और इट एक्ट्स एज अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, एक्ट्स लाइक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक तरीके से जाली की तरह है। ये घर में जो जालियां रहती है ना इस तरीके से, कि जिसको अपन छानते हैं तो जो बड़े पार्टिकल्स है वो अंदर रह जाते हैं और कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही अंदर छन के बाहर आती हैं। तो ये भी उसी तरीके से काम करता है। ये कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने देता है, न्यूट्रिएंट्स हो गए, हमारे प्रोटीन, विटामिन, इन सब चीज़ें वो, ठीक है। तो इसी की तरह काम करता है। अब सिलेक्टिव परमिएबल की बात आ गई ना, तो आपको एक चीज़ और बतानी पड़ेगी कि कौन सी प्रोसेस से मूवमेंट होता है। मोलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है ना सेल के अंदर, ये सेल को भी तो एनर्जी चाहिए ना। इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन चाहिए, वो भी इधर से ही आएगा। तो ये जो मूवमेंट होता है ना, ये होता है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं वैसे तो। देखो, एक होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब समझे, जैसे ये गिलास है, ये पानी का भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है ये ऊपर तक, एक और गिलास है सेम, ये यहाँ तक ही भरा हुआ है। अगर हम इस दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दे तो क्या होगा एट द एंड, ये यहाँ तक भर जाएंगे दोनों। तो हायर कंसंट्रेशन थी इसमें, लोअर कंसंट्रेशन थी, तो ये पानी हायर से लोअर चला गया। तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। बट एक प्रोसेस होती है ओस्मोसिस, इट इज सेम लाइक डिफ्यूजन, सेम बट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब क्या है कि वही होगा, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का, बट एक सेमी परमिएबल लेयर होगी ना, उसके थ्रू होगा। और यही ओस्मोसिस फॉलो करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट होती है वो भी तो ओस्मोसिस की तरह ही होती है, उसमें भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये हो गया, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अब सेल क्या होता है कि सेल में जब ज़्यादा भर जाता है, मतलब कि मॉलिक्यूल ज़्यादा भर जाते हैं तो वो स्वेल हो जाते हैं।
जैसे मैं रेड ब्लड सेल्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये क्या हो गया, सोलन हो गया, यानी कि सोलन का मतलब हाइपोटोनिक बन गया है। हाइपोटोनिक मीन्स होता है कि हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है कि सोल्यूट जो है वो कम हो जाता है सोलवेंट से, मीन सोलवेंट ज़्यादा हो जाता है, सोलवेंट ज़्यादा होगा तो ये फूल जाएगा। ठीक है, देखो सॉल्यूशन दो चीज़ों का होता है ना, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब ये बेसिक चीज़ें तो बताऊंगा नहीं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। एक होता है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब होता है, इसी को ही हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉरी नो डाइल्यूट, नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, नॉर्मल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि सोल्यूट और सोलवेंट की कंसंट्रेशन बराबर है, मतलब कि सेल्स की जो साइज नॉर्मल है वही रहेगी। और एक होती है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक कंडीशन जब आती है जब सेल जो है वो बर्स्ट आउट कर जाता है, मतलब फूट जाता है और वो काफ़ी श्रिंक हो जाता है, काफ़ी श्रिंक, तो वो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, मतलब ये बस याद रखना है इसको, ये काफ़ी मतलब काम नहीं आएगा। मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यही है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। कैसी होती है, ओस्मोसिस के थ्रू होती है, ओस्मोसिस। चलो यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, एक सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक, एक होता है अपना हाइपोटोनिक, और एक होता है हाइपरटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को ही हम बोलते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन, यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट की कंसंट्रेशन आउटसाइड और इनसाइड बराबर है। सोल्यूट और सोलवेंट का मतलब नहीं समझ रहे आप शायद। जैसे रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स में क्या होगा, ब्लड होगा, तो ब्लड का मतलब सोलवेंट अंदर की, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों पड़े हैं, लेकिन बाहर अगर ज़्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है, तो ये क्या होगा, बाहर से अंदर आने की कोशिश करेंगे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा, तो फूल जाएगा तो किस में आएगा, हाइपोटोनिक में। इसी को ही हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या रहता है, नो चेंज ऑकर्स, नो चेंज, कोई चेंज नहीं रहेगा। इसमें क्या हो जाता है, सेल स्वेल्स, सेल फूल जाता है। हाइपरटोनिक को बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाता है या बर्स्ट आउट कर जाता है। ठीक है, इसमें सोल्यूट और सोलवेंट बराबर होते हैं, बाहर का और अंदर का जो भी। इसमें क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक में जब सेल्स फूल जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि सोल्यूट तो हो जाएगा कम और सोलवेंट हो जाएगा ज़्यादा, और इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें सोल्यूट ज़्यादा हो जाएगा और सोलवेंट कम हो जाएगा, सोल्यूट इज ग्रेटर देन सोलवेंट। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। अब आ जाते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, सबसे पहले तो ये ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगस, बैक्टीरिया और एल्गी। एनिमल्स में ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन थी ना वो लिविंग थी, लिविंग स्ट्रक्चर था, लेकिन ये क्या है, ये नॉन लिविंग है, या फिर हम बोल सकते हैं डेड सेल, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, या हम बोल सकते हैं डेड सेल, डेड लेयर होती है। ठीक है, सेल वॉल। ओके, और ये अलाउज फ्रीली, ये कोई भी मॉलिक्यूल्स आए उसको अलाउ कर देती है, अलाउज फ्रीली। अच्छा, ये अलाउ किसी को भी कर देती है, तो फिर आप सोच रहे हो इसका काम क्या है, इसका काम है रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करना। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, टर्जिडिटी एंड शेप टू द सेल। मीन्स देखो प्लांट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई, प्लांट के मॉलिक्यूल एक तरीके, उनकी पोजीशन फिक्स रहती है, बस वो हवा के, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट है,
तो हवा की मदद से ये थोड़ा सा इधर मूवमेंट कर जाएगा, इधर मूवमेंट कर जाएगा, लेकिन इसकी पोजीशन एक ही जगह फिक्स रहेगी, है ना। तो क्या होता है कि इन पे काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आती रहते हैं, काफ़ी खतरा रहता है इनको। कोई भी आके मान लो, हम इंसान ही मान लो, इसको ऐसे बैंड करने की कोशिश करेंगे तो ये ईजिली ना टूटे, इसलिए नेचर ने इस पर एक और सेल वॉल की प्रोटेक्टिव लेयर बनाई है इनके सेल्स पे, ताकि ये ईजिली टूटे ना। तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके, अब सेल वॉल भाई काफ़ी सारे मटेरियल्स का बना रहता है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये डेड सेल की लेयर होती है, ठीक है, सेल वॉल वाली, और सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, ठीक है। तो मटेरियल्स की बात कर लेते हैं अब। इसमें पॉइंट है क्या ना, चलो मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। अलग अलग, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में सेल वॉल अलग चीज़ की बनी होती है, फंगस में अलग चीज़ की बनी होती है, और प्लांट जो होता है उसमें अलग चीज़ की बनी होती है, और एल्गे होता है उसमें अलग चीज़ की बनी होती है। इसको साइड कर देते हैं। तो बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया में बनी होती है पेप्टिन या पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे। फंगस में चिटिन की, प्लांट में सबको पता है सेल्यूलोज, और एल्गे में पैक्टिन। पेप्टिन और पैक्टिन में कंफ्यूज नहीं होना, पैक्टिन और कुछ कुछ सेल्यूलोज की भी बनी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आ जाते हैं क्रोमोजोम्स। अच्छा, एक चीज़ और, एक लेयर भी होती है ग्लाइकोकैलिक्स, ये होती है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर है ना, बैक्टीरिया आउटर लेयर, उसी को ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, बस इतना याद रख लो। बैक्टीरिया की आउटर लेयर को सेल वॉल ना बोल के हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, खत्म। अब क्रोमोजोम आ जाते हैं। क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स ये होती हैं भैया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अच्छा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। किसमें प्रेजेंट होती है? इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अच्छा, न्यूक्लियस में रहती हैं, हाँ ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है? क्रोमोजोम्स में डीएनए होता है, और वही डीएनए मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। डीएनए और इसके साथ साथ क्या होती हैं? जीन्स। इसमें अंडू रीडू काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। डीएनए और जीन्स से मिलके बना होता है हमारा क्रोमोजोम्स, ठीक है। ओके, क्रोमोजोम्स होते क्या हैं? देखो, क्रोमोजोम्स की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से, ठीक है। मतलब एक लेयर ऐसी होती है और एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं पेयर, एक पेयर क्रोमोजोम का, इस तरीके से मैच होते हैं। अच्छा, ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स, जिसको टोटल अगर बात करें तो कितने हो गए? 46 क्रोमोजोम्स, ठीक है। और पेयर्स में कितने हो गए? 23, जिसमें से 22 जो पेयर्स हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, या ऑटोसोमल भी बोलते हैं। और एक पेयर जो होता है, जो कि भैया हमारा जेंडर डिसाइड करता है, उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। अच्छा, ये कैसे डिसाइड करता है? इसके पीछे की एनालॉजी क्या है? देखो, 22 जो पेयर्स हैं वो तो सिर्फ, मतलब वो भी फैक्टर तो, मतलब कि हमारे वो सब चीज़ें क्या काम आए, क्या करती हैं वो? हमारी आंखें कैसी होंगी, आंखों का कलर कैसा होगा, कान क्या होगा, हमारे बॉडी मस्कुलर होगी या फिर सॉफ्ट बॉडी होगी, तो ये सब चीज़ें वो डिसाइड करती हैं। लेकिन ये जो एक पेयर है ना, ये सेक्स क्रोमोसोम का पेयर डिसाइड्स द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। कैसे? अगर मान लो ये क्रोमोजोम एक्स एक्स बन गया, ये वाला एक्स एक्स का पेयर बन गया, तो बन जाएगा, तो क्या होगा? तो बेबी गर्ल हो जाएगी, बेबी गर्ल पैदा होगी। और एक्स वाई बन गया तो बॉय पैदा होगा। बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में। थोड़ा डीएनए के बारे में और देख लेते तो, है क्या टॉपिक? है डीएनए। चलो, डीएनए, डीएनए कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है?
जो हमारी जो यही भाई कि बॉडी में, हमारी बॉडी में जो आंखों का कलर हो गया, कान कैसे हैं, तो वो फीमेल बॉडी के डीएनए के साथ मिलते हैं। 2 डीएनए मिलते हैं एक दूसरे के साथ में, तब जाके डिसीजिव फैक्टर होता है कि भैया कि आई का कलर ब्राउन होगा या ब्लैक होगा। मतलब काफ़ी सारे जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, सिर्फ हमारा ही डीएनए नहीं है, हमारे दादा परदादा, फादर मदर सबके डीएनए रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है। अब आप, कई लोगों के क्या रहता है, जैसे मान लो कि कोई मेल है जिसके आंखों का कलर मान लो ब्राउन है, और कोई फीमेल है उसकी आंखों का कलर मान लो है ब्लैक, मतलब कि जो आइरिस होती है वो। तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई क्या या तो ब्राउन ही बनेगा या ब्लैक ही बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर ब्राउन तो है, लेकिन हमारे अंदर जो डीएनए उसमें हमारे पापा का, दादा का, ताऊ चाचा सबका रहता है ना डीएनए थोड़ा थोड़ा, तो वो भी तो बन सकता है ना, लेकिन ज़्यादा चांस इन दोनों में से रहते हैं, बस ये बोल सकते हैं। तो डीएनए का मतलब यही रहता है, ठीक है। इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है हमारी, ठीक है। अब डीएनए की बात करें, डीएनए प्रोटीन से बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। डीएनए को बनाता कौन है? न्यूक्लियस बनाता है, न्यूक्लियस बनाता है डीएनए को। और इसके अलावा डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। डिस्कवरी किसने करी डीएनए की? डीएनए की डिस्कवरी करी है माइस्कर ने, फ्रेडरिक माइस्कर। अच्छा, याद ऐसे रखना, माई यानी हमारी माई, माँ को अम्मा बोलते हैं ना, माँ या माँ से आए हैं, तो माइस्कर ने डिस्कवरी करी। माँ से तो हमारे अंदर जीन्स का ट्रांसफ़र होता है ना, तो उस तरीके से याद कर लो। और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है डबल हेलिकल। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसी होती है? डबल हेलिकल, डबल हेलिकल। जो कि किसने डिस्कवर करी थी? ये पूछा गया एग्जाम में। 2 लोगों ने करी थी, एक वाटसन थे और एक क्रिक। इन दोनों ने मिलके डीएनए की स्ट्रक्चर को डबल हेलिकल बताया था, ठीक है। वाटसन ने, ऐसे याद रख लो, वाटसन ने वाट लगा दी कि भैया डीएनए डबल हेलिकल ही रहेगा, और क्रिक ने क्रैक कर लिया। मतलब कुछ याद कर लो इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म ये वही लिक्विड है जो मैंने आपको बताया था ना, सेल में लिक्विड भरा हुआ रहता है, ये वही लिक्विड है साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये क्या काम आता है? तो ये एक तो सीधा पॉइंट बन जाएगा, एक सेकेंड। हाँ, इट इज़ अ लिक्विड। ये क्या है? एक लिक्विड है दैट फिल्स इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर भरा हुआ रहता है। दूसरी चीज, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो लिक्विड होता है ना साइटोप्लाज्म के अंदर, वाटर जो फ्लूइड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, उसको बोलते हैं साइटोसोल। वाटरी पोर्शन, जो वाटरी पोर्शन होता है ना, उसको साइटोसोल भी बोलते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म को, मतलब कि एक, इसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब इस तरीके से याद करो। जैसे उन कंपोनेंट्स, मतलब कलेक्टिवली उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। कैसे होते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। उन सबको बोलते हैं कलेक्टिवली, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या रहते हैं? इसके अंदर भैया न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, हमारे पिगमेंट्स रहते हैं, ठीक है। ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हिट्रोक्रोमेटिन। बाकी इतना डिटेल में आपसे कोई पूछेगा नहीं। यूक्रोमेटिन और हिट्रोक्रोमेटिन, आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस साइटोप्लाज्म के बारे में ये याद रखो कि ये लिक्विड जैसा कुछ रहता है जो सेल के अंदर रहता है, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखना आप इसके बारे में, कि जब सेल डिवीजन होता है ना, सेल का डिवीजन होता है, जब जब सेल टूटता है, अपने से अलग होता है, या फिर बेबी सेल को जन्म देता है, तो उस टाइम क्या होता है कि
जो इसके अंदर जो क्रोमेटिन बताया ना आपने, मैंने आपको क्रोमेटिन, ये जो मटेरियल होता है ये क्या हो जाता है, ये कंडेंस हो जाता है। कंडेंस मतलब घना हो जाता है। ये कंडेंस होके क्या बनाता है, क्रोमोजोम्स बनाता है, क्रोमोजोम्स। ठीक है, तो क्रोमोजोम्स कैसे बनते हैं, इसी क्रोमेटिन मटेरियल से बनते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं न्यूक्लियस। एक सेकेंड, न्यूक्लियस के बारे में आ जाते हैं। न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं भैया, ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। यही सेल का ब्रेन है, यही कंट्रोल करता है कि सेल में जो भी एक्टिविटी होती है उसको यही कंट्रोल करता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, लिख देता हूं, कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। अच्छा, और इसके बारे में क्या याद रखना है, और याद रखो कि ये सबसे सेंटर में पाया जाता है, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ सेल, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल, सेंटर से याद रखो। ठीक है, और ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, इस पे जो लेयरिंग होती है ना बाहर वाली, वो डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है। ठीक है, और इसके अंदर, चलो इसकी जो लेयर होती है ना, उसकी लेयर को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर, अच्छा सेल की लेयर को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस की लेयर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। काफ़ी कॉमन सी बात है। ठीक है, और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बता ही दिया इसको। और क्या होता है कि इसके अंदर भी लिक्विड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, इन न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए अलग से हाँ है यहाँ पे। चलो न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है ये। एक तरीके का प्रोटोप्लाज्म ही है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इट इज लाइक अ प्रोटोप्लाज्म, टाइप नहीं, इट इज लाइक प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, देख भाई, साइटोप्लाज्म क्या होता है सेल के अंदर का, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये जो टर्म है ना प्रोटोप्लाज्म, ये जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म, ये एक साइंटिस्ट ने दी थी, जिस साइंटिस्ट का नाम है पुरकिंजे। किसने दी थी, पुरकिंजे। भाई पूछा गया है एग्जाम में, इसको नोट कर लेना कि प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है, पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकिंजे ने दी थी। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में और क्या चीज़ें याद रखेंगे कि इसी जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसी के अंदर ही हमारा डीएनए होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर और क्या क्या रहता है, इसके अंदर रहता है न्यूक्लियोलस, और साथ में रहता है क्रोमेटिन मटेरियल। दो चीज़ें रहती हैं। क्रोमेटिन मटेरियल मैंने आपको पिछले पॉइंट में बता ही दिया था कि यही क्रोमेटिन मटेरियल जो अंदर रहता है यही कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोजोम्स बनाता है। और ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो बीच का जो सेंटर का एक कैविटी तो नहीं बोल सकते, मतलब कुछ रहता है, और उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और ये जो साइड में जो लिक्विड है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, बस इतना याद रखना है। और यहाँ पे कुछ कुछ ये जो रहते हैं, ये इनको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ सेल की तरफ आ जाते हैं। हाँ, सेल की दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, एक होते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। इस साइड देख लेते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल, और इस तरफ देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बार तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोकैरियोट्स होते कौन से हैं। ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना अपने, ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, बैक्टीरिया। और जितने भी हमारे जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एल्गे हो गए, फंगस हो गए, ये सब यूकैरियोटिक होते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस सब्सेंट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस अब्सेंट है तो न्यूक्लियोलस भी अब्सेंट होगा, कॉमन सी बात है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा, कॉमन सी बात है। ठीक है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, और इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं।
सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया, हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे आगे वाला सेल ऑर्गेनल्स ही है, ठीक है। इसके अंदर सिंगल क्रोमोजोम्स होते हैं, सिंगल क्रोमोजोम्स, और इसके अंदर क्रोमोजोम्स पेयर में होते हैं, हमने अभी अभी बात करी। डबल क्रोमोजोम्स, इसके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोजोम्स मिलेगा, और इसके अंदर एक से तो ज्यादा ही मिलेगा, मोर देन वन। काफी ज्यादा होते हैं अपने अंदर, जैसे 46 क्रोमोजोम्स होते हैं उस तरीके से, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, इसके साइज और देख लो, ये काफी ज्यादा छोटे होते हैं। काफी ज्यादा से मेरा मतलब है इनकी साइज होती है 1 से 10 माइक्रोमीटर की, और इसकी साइज होती है भाई 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। देखो माइक्रोमीटर क्या होता है, एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻⁶ मीटर होती है, मतलब कि 0.0000001 मीटर। इतना साइज है, देख लो। ये मतलब कि पन्ना जो होता है ना अपना, पन्ने की जो थिकनेस होती है इतनी सी, जैसे ये पन्ना है, तो ये वाली जो थिकनेस है, ये वाली, इससे भी बहुत ज़्यादा छोटा रहता है ये साइज, ठीक है। चलो, बस यही है। थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कुछ नहीं होता भैया, इसकी स्ट्रक्चर याद रखना। इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर रहती है, और इसके पीछे एक पूंछड़ी लटकी हुई होती है जिसको बोलते हैं फ्लैगेलम, और यही फ्लैगेलम हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके साइड में ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। इनको सीलिया भी बोलते हैं, या इनको पिलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिलस। इनको क्या बोलते हैं? पिलस। और ये जो इसकी बॉडी होती है ना, इसको कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल की तरह नहीं दिख रहा आपको ये कैप्सूल? और ये फ्लैगलम होते हैं ना, इसकी पूंछड़ी, इसी की मदद से मूवमेंट कर पाता है। इसके कोई पैर नहीं होते अपनी तरह, इस फ्लैगलम को ही यहाँ पे सरका के यहाँ टिकाएगा और फिर आगे सरकेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये फ्लैगलम के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ये फ्लैगलम क्या होता है? हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेल, हेल्प्स इन लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, अब फ्लैगेलम जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यही फ्लैगेलम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसको एक पार्ट आता है जिसको क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी, ये जो जॉइंट है फिर यहाँ पे, इसको बोलते हैं हुक। इसको क्या बोलते हैं? हुक। और ये जो लास्ट का ये जो बच गया, इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको बोलते हैं फिलामेंट। अच्छा, क्या मतलब है इन चीज़ों का? बेसल बॉडी को आप तरीके से एक रोटेटरी मोटर की तरह याद रखो कि भैया ये सेल को इस तरीके या इस तरीके से घुमाता है, मतलब कि मूवमेंट कराता है। सेल आड़ा टेढ़ा हो जाता है। कीड़े को देखते हो, कीड़ा कैसे घूम जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, अर्थवॉर्म्स देखे होंगे आपने। तो उसी तरीके से ये हुक क्या करता है, ये जो फिलामेंट और ये जो बेसल बॉडी है, इसको ज्वाइंट करके रखता है। और ये फिलामेंट एक तरीके से स्क्रू की तरह है। ये क्या है? एक स्क्रू की तरह है जो कि मूवमेंट करने में हेल्प करता है, जो भी है, ठीक है। इतना याद रखना आपको। अब आ गए बैक्टीरिया फ्लैगेलम। मैंने आपको बता ही दिया, ये हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑफ सेल। सेल ऑर्गेनल्स आ गए। चलो, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल के अंदर जो भी ऑर्गेन्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। ठीक है, न्यूक्लियस को सिर्फ ऑर्गेनल बोला जाता है। और अंदर जो इसके अंदर क्या क्या आएंगे? इसके अंदर भैया देखो, हर सेल ऑर्गेनल जो होता है ना, उसका अलग अलग फंक्शन होता है। एवरी सेल ऑर्गेनल, एवरी नहीं, यहाँ पे ईच ज़्यादा रहेगा। ईच सेल ऑर्गेनल हैज डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। हर एक का काम अलग रहता है। इसके अंदर काफ़ी सारे वो रहते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये तो सबको पता होगा, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल।
अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होती है इसकी, जिसको क्या बोलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सोसेज लाइक, सोसेज शेप बोलते हैं, सोसेज लाइक शेप। कोई पूछे माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कैसी होती है, सोसेज, ठीक है। अब इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ होती है इसकी 1 से 2 माइक्रोमीटर, पूछता है ये एग्जाम में। और इसका डायमीटर भी पूछता है, इसका डायमीटर होता है 0.1 से 0.6 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखो। अब इसके बाद में ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये एनर्जी बनाता है, ठीक है। और ये एक चीज़ और करता है, ये एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है। किसमें, एपोप्टोसिस में, मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अगर कोई सेल मेल फंक्शन कर गया ना तो उसको ये ऑटोमेटिकली जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। यही से काम लाइसोसोम भी करता है, लेकिन लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, आगे देखेंगे। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, उसमें भी ये काम इन्वॉल्व होता है ये, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एटीपी में एनर्जी बनाता है। एटीपी का मतलब एडेनो ट्राइफॉस्फेट, एडेनो ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, एटीपी होती क्या है, ये एनर्जी करेंसी होती है सेल की, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अच्छा, एनर्जी करेंसी मतलब जैसे अपन है, अपन कोई एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो वो जूल में करते हैं या कैलोरी में करते हैं। उसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनती है उसको हम एटीपी में कैलकुलेट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। देखो इसका फंक्शन क्या होता है, जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, वो जाके इसमें अंदर आ जाती है। इसके अंदर रहता है ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन कंबाइंड करता है और इसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ के CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम एक्सेल कर देते हैं वापस में। साथ में 36 ATP बनाता है एनर्जी के, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 36 ATP बनाता है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और वही एनर्जी फिर सेल टू सेल, इसी एनर्जी से पूरा सेल काम करता है, सेल की प्रोसेस जो है वो काम करती है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि इसके खुद का डीएनए होता है इसका, और खुद के ही इसके राइबोसोम्स होते हैं। इट हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अच्छा, राइबोसोम्स भी देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। इसके खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ध्यान रखना। हर किसी के नहीं होते, इसके होते हैं लेकिन, ठीक है। इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे न्यूक्लियस के पास थी ना डबल मेम्ब्रेन, इसीलिए इसके पास भी एक डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब राइबोसोम्स आ गया। राइबोसोम्स क्या होते हैं भैया, राइबोसोम्स सबसे पहले तो ये ऐसे ध्यान रखो, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इनकी कोई मेम्ब्रेन लेस या कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स प्रोटीन बनाते हैं। हमारे शरीर में सेल में जो भी प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम्स ही बनाता है, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, राइबोसोम्स की, इसको डिस्कवरी करी थी जॉर्ज ई पैलेडेन। पैलेडे से नाम याद रख लो, पैलेडे ने इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है। अब कोई एग्जाम में पूछता है कि जो एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। आरएनए वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन एक याद रखो, एक मैसेंजर आरएनए होता है जो कि मैसेज को ट्रांसफर करता है सेल में, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जो है वो मैसेंजर आरएनए के अटैच होते हैं ना, उनको बोलते हैं पोलीसोम्स। पोलीसोम्स, इसका मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ आरएनए, ना सॉरी ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए, उसको बोलते हैं पोलीजोम्स, ठीक है। मैसेंजर आरएनए के अटैच होते हैं, आगे देखेंगे, बाकी आपको क्लियर होता जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसकी सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। सैक लाइक स्ट्रक्चर मीन्स जैसे ये है अपना न्यूक्लियस, ये अपना है न्यूक्लियस कुछ, तो ये कुछ इस तरीके से लगे रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, ये ट्रांसपोर्ट वे की तरह है एक तरीके से, आप क्या बोल सकते हो इनको, ट्रांसपोर्ट वे। एक तरफ तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं और एक तरफ ये न्यूक्लियस से अटैच होते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो ये क्या करते हैं, इट सर्व्स एज अ ट्रांसपोर्ट, इट सर्व्स अ ट्रांसपोर्ट बिटवीन किस किस के बीच में, भाई इधर क्या है, साइटोप्लाज्म है, लिक्विड है, और एक तरफ क्या है, न्यूक्लियस है। भाई साइटोप्लाज्म में ही तो हमारे मिनरल्स वगैरह रहते हैं, तो वो मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन न्यूक्लियस न्यूक्लियस बनाता है या फिर बाहर से आते हैं, वो सब इसी में ही होते हैं, इनका आदान प्रदान होता है इसी में, ट्रांसपोर्ट की तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर है ना, ये दो टाइप के होते हैं, मतलब इनकी एक एक और कैरेक्टरिस्टिक याद रखो कि ये क्या करते हैं, पॉइजन्स को भी डिटॉक्सिफाई करते हैं, डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ठीक है, ठीक है। अब एक एंजाइम होता है हमारे लीवर में जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम P40, क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम P40 450, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे जो लीवर है ना उसको डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ओके, अब ये जो है ना, इसके दो फंक्शंस होते हैं, मतलब दो फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, दो टाइप्स होते हैं इसके इसके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में समझ आना है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रफ वाला क्या होता है, रफ वाले में राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसके राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट, मतलब ये है कि जैसे मान लो ये है, इसमें राइबोसोम्स इस तरीके से अटैच रहेंगे, उसलिए इसको रफ बोल दिए। और स्मूथ वाले में क्या होता है, स्मूथ वाले में कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, बल्कि क्या होता है इसके अंदर लिपिड्स और फैट्स की लेयर होती है, लिपिड्स एंड फैट्स, जो इसको क्या बनाते हैं, इसको स्मूथ बनाते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना है। इसमें राइबोसोम्स अब्सेंट रहते हैं स्मूथ वाले में, और रफ वाले में राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स अटैच है, तो ये क्या करेगा, ये प्रोटीन का सिंथेसिस भी करेगा ना, प्रोटीन राइबोसोम्स ही तो बनाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा यहाँ पे, बस सिंथेसिस, ठीक है। आगे चलते हैं, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी को हम गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, इसकी डिस्कवर भी गोल्गी ने ही करी थी, कैमिलो ई गोल्गी, ठीक है, कैमिलो गोल्गी। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इसके अंदर होता है वेसिकल्स होते हैं, और सिस्टरने होता है, और एक होता है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स इसी के अंदर ही होते हैं, ठीक है। अब गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोगों का, क्यों, क्योंकि ये एक जैसे ही दिखते हैं, देखो ये इस तरीके की शेप होती है इसकी, इस तरीके का हो गया कुछ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और लास्ट वाला कुछ इस तरीके का होता है, और ये न्यूक्लियस हो गई, और एक तरफ हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, बस काम खत्म। मतलब कि समझे, ये इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे मतलब मैंने बताया तो है, लेकिन यहाँ पे है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, और यहाँ से फिर ये गोल्गी एपरेटस रहेगा। तो इसका मतलब समझे कि न्यूक्लियस, मान लो कोई भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह या डीएनए या जो भी भेज रहा है, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पैसेजवे की तरह काम करेगा ट्रांसपोर्टेशन का, फिर वो आएगा गोल्गी एपरेटस में। अब गोल्गी एपरेटस क्या करता है, उस सामान को पैक करता है और यहाँ तक भिजवाता है बाहर, इस सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, शिपिंग का काम करता है ना, तो ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं पैकेजिंग और डिस्पैचिंग में काम आता है, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, एक मिनट, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग में काम आता है ये, मीन सामान को पैक करेगा और डिस्पैच करेगा, ठीक है, ओके।
किस किस का? प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन कहाँ बनेंगे? प्रोटीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में नहीं, न्यूक्लियस में डीएनए बनता है, और प्रोटीन बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में। क्यों? क्योंकि उस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं? राइबोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियस में। तो मैंने आपको बताया था, देखो ऐसे याद रखो, ये हो गया न्यूक्लियस, यहाँ पे है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे है अपना, यहाँ पे है ये गोल्गी एपरेटस। ठीक है, ठीक है, ये याद रखो। तो क्या होता है कि ये बनाता है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आएंगे, इसके अटैच हो जाएंगे, ये बन जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये बनाएगा प्रोटीन, प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन होगी यहाँ से ऐसे। और स्मूथ वाले में क्या होता है? स्मूथ वाले में लिपिड्स और फैट की लेयर होती है, लिपिड और फैट भी यहीं से ट्रांसपोर्ट होते हैं स्मूथ की तरफ से, और फिर ये चले जाते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, या फिर इसी सेल में ही जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है इनकी। ठीक है, तो ये काम होता है इसका। अच्छा, अब इसका दो दो एंड होते हैं, जैसे ये फेज है ना, ये जो न्यूक्लियस की तरफ होता है ये वाला, इसको बोलते हैं सिस, इसको बोलते हैं सिस। और ये जो इस तरीके का होता है लास्ट में, इसको बोलते हैं ट्रांस, सिस और ट्रांस। ठीक है, अच्छा, ये कॉन्वेक्स की तरह नहीं लग रहा आपको? कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। इसकी शेप कैसी है? कॉन्वेक्स की तरह। और ये देखो कॉनकेव की तरह लग रहा है आपको, कॉनकेव, तो ये इसको बोलते हैं कॉनकेव। अब ये ट्रांस वाले में क्या होता है भैया? जो भी मटेरियल पैक करके भेजता है तो वो यहाँ पे पहुंचेगा, तो जो जहाँ पे पहुंचता है मटेरियल उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? इसको मैच्योर साइड बोलते हैं या शिपिंग साइड बोलते हैं। तो ये क्या है? ये ट्रांस वाली है मैच्योर या शिपिंग साइड है, मैच्योर या शिपिंग साइड। ठीक है, ये रिसीविंग साइड होती है, यहाँ से पैकेज रिसीव होता है। कॉन्वेक्स वाला, ये सिस वाला क्या है? रिसीविंग साइड है, रिसीविंग साइड। बस ये याद रखना, इतना याद रख लोगे तो काफ़ी है। और इसी को हम एक चीज़ और बोलते हैं, इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि ये पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम करता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, और यही क्या करता है? इट फॉर्म्स लाइसोसोम्स भी बनाता है ये, इट फॉर्म्स लाइसोसोम्स। याद रखना, लाइसोसोम्स क्या होते हैं? वो अगला वाला शायद लाइसोसोम्स यहाँ। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं? इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। तो क्या सर ये सुसाइड कर जाते हैं? बिल्कुल कर जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं, इस कंसिस्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होते हैं इसके अंदर? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। होता क्या है कि जैसे कोई सेल मेल फंक्शन कर गया ना, कोई सेल मान लो कि ख़राब हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो अब वो सेल क्या करेगा? कोई सेल में मान लो वायरस फैल गया, बैक्टीरिया, फिर कोई भी ऑर्गेनल में, तो वो क्या करेगा? वो दूसरे सेल को डैमेज करने की कोशिश करेगा। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? ये फूट जाते हैं या ब्लास्ट हो जाते हैं, और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो उस मेल फंक्शन वाले सेल पर जाके चिपक जाते हैं, और वो एंजाइम्स क्या कर देते हैं? उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल भी बोलते हैं, वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल, या वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल की तरह ये काम करता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज ए वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल। ठीक है, और ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, जो एंजाइम्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, ये कहाँ बनते हैं? ये एंजाइम्स ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, अब आ जाते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को आप ऐसे याद रख लो कि हवा के भरे हुए गुब्बारे हैं ये। ठीक है, याद रखो, विंड कंसिस्ट इन अ बैलून, या फिर बैलून फिल्ड ऑफ विंड या एयर। ठीक है, अच्छा, इनका काम क्या होता है भैया? देखो, ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है। अब वैक्यूल्स का है ना, प्लांट्स में अलग फंक्शन होता है। इस तरफ मैं मान लो आपको प्लांट्स में समझा देता हूँ, और इस तरफ आपको एनिमल्स में समझा देता हूँ, दोनों में अलग अलग वो होता है। ठीक है, देखो, प्लांट्स की शेप सेल की ऐसी होती है कुछ, तो इसके अंदर वैक्यूल है ना, ये गुब्बारा हवा का, ये ऐसे भर जाता है, मतलब ये काफ़ी बड़ा होता है प्लांट्स के अंदर। 50 से 90% जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है ये सेल की। ठीक है, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है, और ये परमानेंट होता है। परमानेंट क्या होता है? देखो, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि ये बड़ा क्या होता है और ये छोटा क्या होता है। एनिमल्स का सेल ये हो गया, तो ये कुछ छोटे छोटे रहते हैं, काफ़ी स्मॉल साइज का रहता है, स्मॉल साइज, और टेम्परेरी भी रहते हैं ये, क्योंकि इनकी आवश्यकता ही नहीं रहती ना एनिमल्स में। देखो, ये क्या काम करते हैं, इसका वर्क क्या होता है?
ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल्स, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आप देखो प्लांट्स की जो डालियां हैं या फिर कोई भी जिस पे पत्ते लगे रहते हैं, आप उनको कभी तोड़ने की कोशिश करना, वो एकदम से नहीं टूटेंगे क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा का गुब्बारा रहता है जो उसको टूटने नहीं देता। जैसे हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं टूटेगा, मतलब ज़्यादा ही जोर लगाएंगे जब तो टूटेगा। तो ये नेचर ने इनको, क्योंकि भाई प्लांट्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं भैया, कोई भी इनको तोड़ सकता है, इनको काफ़ी डैमेज पहुंचा सकता है, तो नेचर ने इनको ये वैक्यूल बढ़ा दिया है ताकि ये सर्वाइव कर पाए, ठीक है। और एनिमल्स में तो भैया कौन ही तोड़ेगा, कोई हमारे को तोड़ने आएगा तो हम ना तोड़ दें तो वही सीन है। एनिमल्स की बात करें, देखो एनिमल्स में टेम्परेरी भी होते हैं और स्मॉलर भी होते हैं, ठीक है, और न्यूमेरस होते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नंबर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एक भी हो एक से ज़्यादा ही होते हैं मतलब कि जनरली, ठीक है। अब एनिमल्स में क्या क्या स्टोर करते हैं, ये ग्लूकोज भी स्टोर करते हैं, इसके अंदर बता रहा हूँ, हवा के अंदर, ये गुब्बारे के अंदर ग्लूकोज रहता है, इसके अंदर ग्लाइकोजन रहता है इसके अंदर, और प्रोटीन भी रहता है कुछ हद तक। अच्छा, प्लांट्स में क्या क्या रहता है, प्लांट्स के अंदर ये जो वैक्यूल रहता है इसके अंदर होता है सेल सैप। अच्छा, इस सेल सैप में क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है एमिनो एसिड्स, और इसके अंदर होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज बोल दो या शुगर्स बोल दो, एक ही बात है, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स रहते हैं, ठीक है। अब आ गया परोक्सिसोम्स। परोक्सिसोम्स इतना ज़रूरत तो नहीं है, बट ऐसे याद रखो कि ये ब्रेक डाउन करता है क्या, फैटी एसिड्स को, इट ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन जो होती है ना फैटी एसिड्स, उनको ब्रेक डाउन करता है थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन, थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन। मतलब समझे नहीं, देखो होता क्या है कि हमारी जो सेल होती है ना, सेल, उसके अंदर फैट जमा हो जाता है, और उस फैट में एक हाइड्रोजन परऑक्साइड रहता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की एक लेयर होती है, ये काफ़ी हार्मफुल होती है। तो होता क्या है कि इसके साथ में एक एंजाइम होता है कैटेलीज, क्या होता है, कैटेलीज एक एंजाइम होता है। ये परोक्सिसोम्स होते हैं ना, इसके अंदर एक एंजाइम होता है कैटेलीज, वो क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, इसको वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देता है ताकि ये हार्मफुल लेयर है ना इसको हटा सके। तो ये हार्मफुल लेयर को ही हमें प्रोटेक्ट, मतलब कि क्या करता है, इसको डिटॉक्सिफाई करता है, एक तरीके से डिटॉक्सिफाई का काम करता है, डिटॉक्सिफाई सेल, ठीक है। प्लास्टिड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। प्लास्टिड्स के बारे में देखो थोड़ा डिटेल में भी हम जा सकते हैं वैसे तो, चलो थोड़ा सा प्लास्टिड्स के बारे में सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, ये सेल वॉल की तरह ही है, ये प्लांट्स में तो रहता है बल्कि एनिमल्स में नहीं रहता। खाना अभी थोड़ी देर में खाऊंगा, 10-15 मिनट। ठीक है, जाओ, ठीक है, रख दो आप उधर, हो ठीक है, ठीक है। ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में नहीं, ठीक है। अब प्लास्टिड्स, अच्छा प्लास्टिड्स के भी खुद के डीएनए होते हैं, हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अच्छा, कमेंट में बताओ कि खुद के डीएनए राइबोसोम्स किस किस के होते हैं। एक तो होते हैं न्यूक्लियस के, दूसरा एक होते हैं न्यूक्लियस के होते हैं, अपने खुद के डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम बनाता भी है न्यूक्लियस। दूसरा दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के भी होते हैं खुद के डीएनए और राइबोसोम्स। और तीसरा हो गया अपने प्लास्टिड्स। तो इसको ध्यान रखना भैया, एग्जाम में घुमाएगा तुम्हारे को यहाँ से, ठीक है। अब ये इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है भाई क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, इनका काम क्या होता है,
देखो शॉर्ट में समझा देता हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ रहता है ना, पत्तियों में हम देखते हैं। तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है फूड बनाने में प्लांट्स को, ठीक है। देखो क्लोरोफिल के अंदर होते हैं मैग्नीशियम आयंस। कैसे आयंस होते हैं, मैग्नीशियम आयंस। और ये मैग्नीशियम आयंस क्या करते हैं, ये सनलाइट को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, सनलाइट ट्रैप करते हैं, जिससे क्या होता है, सनलाइट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स और उससे क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ये फूड बनाने में काम आता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या आता है, ये कलर में काम आता है, कलर प्रोवाइड करने में काम आता है ये, ठीक है। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, चल मैं आगे एक पेज बना देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर पिगमेंट्स भी होते हैं कुछ कुछ, जैसे कि येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स। ये क्या काम आते हैं, ये येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स, मतलब ये कलर देने में काम आते हैं, जैसे जैंथोफिल्स और कैरोटीन। बस मेन फंक्शन तो इनका देखो फोटोसिंथेसिस है, इसके बारे में तो आपसे पूछेगा भी नहीं, चलो इसको आप इग्नोर मारो, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाओगे फालतू में। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, जो इसके अंदर होता है मैग्नीशियम माइंस, जो कि सनलाइट की मदद से क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, फूड सिंथेसिस करते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट भैया कलर, कलर प्रोवाइड करता है, ये कलर प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को, जैसे कि अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, इससे आते हैं कि टोमेटो में जो रेड कलर होता है वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, टोमेटो में। और दूसरा, एक तो टोमेटो में पूछ लेता है और एक चिल्ली में पूछ लेता है, वैसे ये दो में ही पूछता है ज़्यादातर में। टोमेटो में रेड कलर जो होता है उसके लिए जो पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं लाइकोपिन, लाइकोपिन पिगमेंट की मदद से, जो लाइकोपिन पिगमेंट। और चिल्ली के अंदर जो रहता है, जो मिर्ची रहती है उसके अंदर होता है कैप्सनथिन, कैप्सनथिन। बस ये याद रखना ये वाली चीज़, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के बारे में, फूड सिंथेसिस, और ये क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है। अब लास्ट आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट भैया क्या करता है, ये जो फूड जो क्लोरोप्लास्ट ने बनाया इसको क्या करता है, स्टोर करने में काम आता है, स्टोर्स फूड। अच्छा, फूड को स्टोर करेगा तो किसी फॉर्म में करेगा, किस फॉर्म में करता है, ये ग्लूकोज की फॉर्म में करता है, वैसी बात है। चलो एक पेज और बनाते हैं यहाँ पे। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है इसको भी वैसे तो दो तीन भागों में बांटते हैं इसको हम, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एमिलोप्लास्ट, एक होता है एल्यूरोप्लास्ट, और एक होता है इलायोप्लास्ट। एमिलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, और एक होता है इलायोप्लास्ट। अब देखो ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, फूड स्टोरेज में काम आता है। तो एमिलोप्लास्ट तो क्या स्टोर करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को आप एनर्जी से समझ लो, यही मेन सोर्स होता है एनर्जी का। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है ये प्रोटीन को स्टोर करता है, स्टोर्स प्रोटीन। और इलायोप्लास्ट क्या करता है, फैट्स को स्टोर करता है। अच्छा, इसको याद कैसे करें, ऐसे याद रख लो, अम्मी कार, अम्मी लो कार लो, तुम अम्मी को कार गिफ्ट कर दी मैंने, ठीक है। और एल्यूरो जो है, एल्यूरो, एल्यूरो नाम का एक आदमी है जो कि क्या है, एक प्रो प्लेयर है। तो एल्यूरो क्या करेगा, प्रो से प्रोटीन, प्रो प्लेयर जानते हो ना, बीजीएमआई खेला होगा कभी। इलायो को मतलब तो फैट्स, इसके नाम से भी थोड़ा थोड़ा मैच खा रहा है, इलायो प्लस से फ्लैट्स, मतलब फैट्स, फैट को स्टोरेज में काम आता है। अब आ जाते हैं सेल डिवीजन की तरफ। जो सेल डिवीजन जो है ना, ये क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करता है, पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल, 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में, उसी को सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। अब रीजन क्या होते हैं भाई, क्यों क्यों करता है, क्योंकि भाई अपनी प्रजाति बढ़ानी है, सीधी सी बात है।
ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, और जो भी ओल्ड डेड या इंजर्ड सेल हो जाते हैं उनको नया सेल बनाने के लिए काम आता है। और ये दो टाइप के होते हैं सेल डिवीजन, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। स्पेलिंग मियोसिस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो माइटोसिस में क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि सेल है और ये एक सेल है, दोनों सेल मिले आपसरी में, ठीक है, और बनाएंगे टू डॉटर सेल्स, 2n और 2n। क्या मतलब है ये 2n का? ये 2n और ये 2n जो है ये क्रोमोजोम्स हैं, ये दो सेल्स आपस में मिले और सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ही बाद में बनाए। इसमें भी 2n आएंगे, इसमें भी 2n आएंगे। लेकिन इसमें जो मियोसिस वाली जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, 2n वाला सेल मिला 2n से, और बाद में जो क्रोमोजोम्स बनेंगे ना, वो तो बनेंगे 1n में। क्या बनेंगे? 1n में डिवाइड हो जाएंगे दोनों, और फिर जो इनका न्यूक्लियस है फिर से और डिवीजन वो होगा, और ये दो बनाएगा और ये वाला भी दो बनाएगा। मतलब क्रोमोजोम्स देखो ओरिजिनली थे 2n और लास्ट में चले गए 1n, तो ये मतलब कि आधे हो गए ना, तो इसको अपन बोलते हैं हैप्लॉइड। इन हैप्लॉइड डॉटर सेल्स यहाँ पे जो होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, क्योंकि आधी हो गई, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो गए। इसको बोलते हैं डिप्लॉइड, क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं इसलिए। बस इतना याद रखो, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको, क्या है ये आखिर। यहाँ लिख लेते हैं माइटोसिस, यहाँ लिख लेते हैं मियोसिस। देखो माइटोसिस में क्या, टू डॉटर सेल्स बनती हैं, दो डॉटर सेल्स, और यहाँ पे क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, 4 डॉटर सेल्स। अच्छा इसको कन्फ्यूजन मत होना, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 वाले में 2 बनेंगी और दूसरे वाले में 4 बनेंगे, ठीक है। माइटोसिस यानी 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। ये जो होता है ना, ये सोमेंटिक सेल्स में होता है। अच्छा ये सोमेंटिक सेल्स क्या होते हैं? ये ओकर्स इन सोमेंटिक सेल। सोमेंटिक सेल्स मतलब जिन सेल्स में बॉडी होती है, उस सेल्स में ये होता है माइटोसिस, ठीक है। और मियोसिस क्या होता है, ये जर्म सेल्स में होता है, जर्म सेल्स को यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ठीक है। इसमें क्या होती है, न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ एक बार डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस, एक बार। और इसमें क्या होता है, इसमें 2 बार डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड्स ट्वाइस। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस एक बार डिवाइड करा, 2n बना दिया, बल्कि यहाँ पे एक बार तो यहाँ डिवाइड करा, फिर दोबारा से डिवाइड किया ना, तो 2 बार डिवीजन हो गया। चलो, और इसमें जो सेल्स होते हैं ना वो आइडेंटिकल होते हैं, सेल्स आर आइडेंटिकल, जनरली आइडेंटिकल होते हैं। और इसमें आइडेंटिकल नहीं होते, क्यों आइडेंटिकल होते हैं? क्योंकि क्रोमोजोम सेम नंबर के ट्रांसफर हो रहे हैं। और इसमें जो है वो सेल्स डिफरेंट होते हैं, सेल्स आर जनरली डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है। जो डॉटर सेल्स बनी है ना उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो इसमें जो मेल फंक्शन होता है ना भैया, मेल फंक्शन का मतलब कुछ भी गड़बड़ हो गई डिवीजन के टाइम पे, तो इससे क्या होता है, मेल फंक्शन कैन लीड टू कैंसर भी हो सकता है, अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हुआ तो। मतलब ऐसे नहीं है कि भाई करे ही जा रहे, सेल डिवीजन हुआ ही जा रहा है, तो अगर ये अनकंट्रोल्ड मैनर में हुआ तो क्या कैंसर भी हो सकता है। और इससे क्या होता है भैया, मायोसिस में क्या होता है, इसमें जो मेल फंक्शन है ना, इससे सिंड्रोम होते हैं, मेल फंक्शन से क्या होते हैं, सिंड्रोम होते हैं। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं एक्चुअली। अरे यार, ये था क्या ना, ये डिप्लॉयड, ये खाली आ गया, ये खाली हो गया, इन दो को डिलीट करना पड़ेगा मेरे को। यस, यस, यहाँ पे थे अपन।
पेज। अब ये जो मायोसिस वाला है ना, मायोसिस वाले का जो मेल फंक्शन है, इससे सिंड्रोम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है भैया मतलब सिंड्रोम या जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं। एक होता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। एक होता है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। और एक होता है टर्नर सिंड्रोम। अभी इनके बारे में मैं आपको बात करूं कि ना करूं, चलो बता ही देता हूं कुछ कुछ। ये जो डाउन सिंड्रोम होता है ना, इसमें जो क्रोमोजोम नंबर 21 होता है ना, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है क्रोमोजोम नंबर 21 की। अरे ये क्या हो गया अब? अरे डॉक्यूमेंट अपन यहाँ पे थे क्या? जा भाई, खुल रहा है क्यों नहीं है भाई ये? खुल जा भाई, खुल जा। क्या दिक्कत आ रही है भाई? तो बंद हो एक बार तो। शिट यार, कोई दिक्कत हो गई। न्यू डॉक्यूमेंट, डुप्लीकेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। भाई ओपन क्यों नहीं हो रहा? वापस खोलना पड़ेगा क्या इसको? मेरे को लग रहा है इसको काटना पड़ेगा, अपने को काट के वापस खोलना पड़ेगा। क्लोज विंडो, वापस से ओपन बोर्ड। सेव्ड प्रोजेक्ट्स कहाँ गए अपने? डॉक्यूमेंट्स में मिलेंगे ना। बायोलॉजी, हाँ खुल जाना भाई। हाँ अब की बार। सॉरी गाइज फॉर द डिस्टरबेंस बिटवीन। यहाँ पे थे अपन है ना? हाँ यहाँ पे आ गए थे। डाउन सिंड्रोम में हाँ क्रोमोजोम नंबर 21 की एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। अब ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ना, इसमें क्या होता है? इसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आ जाता है मेल्स के अंदर। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम इन मेल। भाई बहुत ज़्यादा गड़बड़ चीज़ है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम। जब हम डिजीज वाला पढ़ेंगे ना, जब समझाएंगे आपको अच्छे से। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक्स क्रोमोजोम ही गायब हो जाता है, मिसिंग एक्स क्रोमोजोम इन फीमेल। ठीक है भाई, बस इतना याद रखो आप। मतलब इतना नहीं, आप बस ऐसे याद रखो कि मायोसिस के जो मेल फंक्शन है उससे डिसऑर्डर हो जाता है और उससे कैंसर हो जाता है माइटोसिस वाले से। बस काम खत्म। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। माइटोसिस वर्सेस मियोसिस देख ही लिया हमने। सेल साइकिल पे आ जाते हैं। अब जो सेल की जो साइकिल है ना भैया, काफ़ी अद्भुत साइकिल है इसकी। चलो काफ़ी कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। देखो सेल की जो साइकिल है ना, इस तरीके से याद रखो। ये है एक अरे यार सर्कल ही नहीं बन रहा भाई।
ये कोई सेल है, ठीक है, और इस तरीके से कुछ साइकिल्स होती हैं इसके अंदर, 4 ही होती हैं वैसे तो, ठीक है। एक होती है सबसे पहले तो G0 होती है, G0 मान लो ये है G0, फिर उसके बाद में होती है G1, ठीक है, फिर होते है S, फिर होती है G2 और फिर लास्ट में होती है M, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब भी हम जानेंगे, पहले मेरे को ये देखने दो कि प्लांट वर्सेस एनिमल है ना, हाँ, तो इसी पेज में अपने को बताना पड़ेगा। देखो G0 क्या होता है, मतलब ये सेल डिवीजन की साइकिल है, ऐसे मतलब समझना। G0 क्या होती है, G0 होता है सबसे पहले रेस्टिंग फेज ऑफ सेल, जिस टाइम सेल आराम से सो रहा होता है, रेस्टिंग फेज ऑफ सेल, मतलब इसमें सेल कुछ नहीं है, अपने सो रहा आराम से। फिर आती है G1, G1 को बोलते हैं, G1 को क्या बोलते हैं, गैप 1, G1 फेज होता है जिसको बोलते हैं गैप 1, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। इसमें होता क्या है गैप 1 में, DNA सेल ग्रो होना लगता है, सेल ग्रो करना शुरू कर देता है इसमें, इसमें सेल मस्त आराम से सो रहा होता है और इसमें सेल ग्रो करना शुरू कर देता है, और उसके साथ साथ ये क्या होता है, ये प्रिपेयर करने लग जाता है फॉर द DNA रेप्लिकेशन, प्रिपेयर फॉर DNA रेप्लिकेशन। अच्छा, ये DNA रेप्लिकेशन क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन क्या होता है, देखो DNA रेप्लिकेशन एक वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर सेल जो है एक आइडेंटिकल कॉपी बना लेता है डीएनए की, डीएनए को रेप्लिकेट कर लेता है, मतलब जैसे ये है डीएनए, ये है डीएनए, तो इसी की एक कॉपी बना लेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, एक इसके जैसे, तो इसके लिए प्रिपेयर करता है, बनाता नहीं है, प्रिपेयर फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। फिर एक फेज इसके बाद में आती है एस, एस को बोलते हैं सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, निर्माण करना, यानी कि इसमें ये डीएनए को डीएनए रेप्लिकेशन कर लेता है, इसमें डीएनए सिंथेसिस कर लेता है, मतलब डीएनए की कॉपी बना लेता है इसमें। फिर आती है G2, G2 को बोलते हैं गैप 2, गैप 2 फेज, इसमें क्या होता है, अच्छा भैया डीएनए भी बन गया, अब क्या होगा, अब ये माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर फॉर माइटोसिस, अब डिवीजन भी तो करना है ना इसको, माइटोसिस, या हम बोल सकते हैं प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, अब ये सेल डिवीजन की प्रिपेयर, अरे भैया डीएनए बन गया तो डीएनए से क्या करेगा, वो नया सेल डिवीजन होगा, जब भी तो डीएनए बना रहा है, नहीं क्या काम है डीएनए का, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये प्रिपेयर करने लग जाता है डिवीजन के लिए। फिर लास्ट स्टेज आती है एम, उसको हम अलग से देखेंगे। एम, एम का मतलब तो होता है भाई माइटोटिक फेज, क्या बोलते हैं इसको, माइटोटिक फेज, मतलब इसमें फाइनली सेल डिवीजन हो जाता है, सेल डिवीजन ओकर्स। अच्छा, अब ये एम फेज है ना जो लास्ट की, ये भी 4 फेज में डिवाइडेड है, 4 नहीं 5 में, इसकी ट्रिक है एक। ठीक है, ठीक है, हो ठीक, इसकी ट्रिक है पीएम एट साइटोकिनेसिस, पी का मतलब प्रोफेज, एम का मतलब मेटाफेज, ए का मतलब एनाफेज, टी का मतलब टेलोफेज, और ये है साइटोकिनेसिस। अच्छा, इनमें होता क्या है, मतलब ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ मैं, पर कोई ना, चलो देखो प्रोफेज में होता क्या है, ज़्यादा डिटेल में जाऊँ या फिर आपको मेन बता दूँ, देख भाई कुछ नहीं होता, मतलब यहाँ से वो प्रोसेस शुरू होती है और साइटोकिनेसिस में फाइनली सेल डिवीजन हो जाता है, ठीक है। मैं बीच वाली जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, वो बता देता हूँ, ठीक है। ये जो एनाफेज है ना, एनाफेज, इसमें क्या होता है कि जो डुप्लीकेट जो क्रोमोजोम होता है ना, वो सेपरेट कर जाता है और फिर वो मूव करता है अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल, यानी अपोजिट एंड में मूव करता है सेल के, ताकि सेल डिवीजन हो पाए, समझ रहे हो। और फिर उसके बाद में ये जो टेलोफेज होती है, इस टेलोफेज में बस नियरली डिवाइडिंग होता है, मतलब ये लास्ट सेकेंड स्टेज होती है सेल डिवीजन की, और साइटोकिनेसिस में फाइनली सेल डिवाइड्स, फाइनली सेल डिवाइड्स, बस
ये मतलब इसी की ही कुछ प्रोसेस, ये एम माइटोटिक फेज के अंदर ही आती हैं ये, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकिनेसिस। ठीक है, खत्म। ओके, अब इसी का एक पार्ट होता है साइटोस्केलेटन। इसमें इसमें कवर ही नहीं किया भाई, एक पेज लेना पड़ेगा अपने को, छोड़ देंगे कुछ नहीं अपन भाई। अरे यार थोड़ा सा बढ़ाओ ना इसको, ना ये वाला था ना ये, अरे भाई सरक जाए ना, इतना ठीक है ना। हम्म, अब साइटोस्केलेटन क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता है, अपने अंदर जैसे स्केलेटन होता है ना जो हर चीज़ को जोड़ के रखता है, ऐसे ही सेल के अंदर भी एक स्केलेटन होता है जो सेल ऑर्गेनल्स को बाउंड करके रखता है, समझ रहे हो? तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। बस, फालतू का दिमाग लगाना ही नहीं है भाई। और ये सेल मूवमेंट में भी हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेल मूवमेंट। ठीक है, साइटोस्केलेटन हो गई। फिर इसके बाद में आते हैं सेंट्रोजोम्स, सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं भाई? सेंट्रोसोम्स देखो, ये होते हैं भैया, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसे कुछ होते हैं जो कि सेल डिवीजन में काम आते हैं वो ज़्यादा। ठीक है, हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। भाई कैसे काम आते हैं देखो मैं बताता हूँ आपको। ये माइक्रोट्यूबल्स के कलेक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबल्स है सेंट्रोजोम। जैसे ये सेल है, ये सेल इस सेल में डिवाइड हो गया, अब ये बेबी सेल है भैया, डॉटर सेल है, तो ये कुछ माइक्रोट्यूबल जैसे कुछ होते हैं जिसके थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये सेंट्रोट्यूबल्स है ना, ये माइक्रोट्यूबल्स की एक लेयर होती है, मतलब इसके अंदर काफ़ी सारी माइक्रोट्यूबल्स रहते हैं जो कि इस पेरेंट सेल से डॉटर सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यही है सेंट्रोजोम्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक है, और ये इसके ये मतलब कि वो है क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम प्लूरल फॉर्म है इसकी, और इसकी सिंगुलर फॉर्म जो होती है, जो इसकी बेसिक यूनिट या जो भी बोल दो आप, उसको बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। बहुत सारे सेंट्रियोल मिलके ही सेंट्रोजोम्स बनता है। और ये सेंट्रियोल जो होता है ये किस फॉर्म में अरेंज होता है, ये होता है 9+0/9+2 फॉर्म में अरेंज रहता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना भाई इसमें मतलब कि अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसमें ले जाऊंगा अभी नहीं, इसको याद रखो, 9+0/9+2 फॉर्म में ये रहता है। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई दी, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहती है सेंट्रियोल की। कैसी? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना और सेल डिवीजन में हेल्प करना। ठीक है, और माइक्रोट्यूबल्स बताई दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, प्लांट्स वर्सेस एनिमल सेल्स। कहाँ गया भाई? प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है? देखो, इस तरफ लिख देता हूँ मैं प्लांट सेल, इस तरफ लिख देता हूँ मैं एनिमल सेल। अब हो जाए कंपैरिजन। देखो, प्लांट सेल में सबसे पहली बात तो सेल वॉल होता है इसके अंदर, इस भाई साहब के सिर्फ पास होता ही नहीं है, खत्म। इसके पास होती है क्या, इसके पास क्या होती है भैया, प्लांट सेल के पास क्या होता है? प्लांट सेल के पास में प्लास्टिड्स होते हैं, मैंने बताया था ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इस भाई साहब के पास नहीं होते। क्या ज़रूरत है भाई इसको सनलाइट की, क्या ज़रूरत है ना, ज़रूरत है, लेकिन खाना बनाने के लिए क्या ज़रूरत है भैया? जानवर है ये, किसी को भी, ये प्लांट्स को नहीं छोड़ता, इसको खा जाता है। ठीक है, हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं चलो आगे चलते हैं। इसकी रेक्टेंगुलर शेप होती है, मैंने आपको बताया भी है, प्लांट सेल रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इस तरीके का मैंने आपको बताया है, कुछ कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल जैसा होता है। और इसकी शेप होती है भैया सर्कुलर होती है। कैसी शेप होती है इसकी? या तो सर्कुलर बोल दो या राउंड ज़्यादा सही रहेगा, राउंड शेप। और इसके अलावा इसके अंदर भैया प्लास्टिड्स होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इसके अंदर नहीं होता भैया। और इसके अंदर प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी हो गया। ठीक है,
हाँ, एक माइटोकॉन्ड्रिया का डिफरेंस आता है, इसके अंदर लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहती हैं। क्यों रहती है लेस नंबर ऑफ? रीजन बताएंगे भाई, ऐसे हवा हवा में बात थोड़ी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर होती है लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? पावर हाउस ऑफ द सेल भैया, एनर्जी बनाती है एटीपी के फॉर्म में, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, प्लांट्स क्या होते हैं भैया? प्लांट्स एक जगह टिके रहते हैं ना, इनको मूवमेंट करना, बस सारे दिन में एक जगह बैठे बैठे सनलाइट की मदद से या खाना बना बना के चरते रहते हैं। और हमारे को क्या है भैया? हमारे को काम धंधा भी तो रहता है, ऐसे थोड़ी है सारा दिन बैठे बैठे रहेंगे। कभी कहीं घूमना, कभी खाना बनाना, कभी खाना खाना, कभी नहाना, कभी धोना, कई काम रहते हैं। तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। एनर्जी ज़्यादा कब होगी? जब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगी, समझ रहे हो? और इनके पास कम रहती है, क्योंकि इनको सिर्फ, इनका कोई काम ही नहीं है बस, ठीक है। और जो प्लांट्स जो होते हैं ना, ये फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। और एनिमल भाई साहब क्या करते हैं? ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं अपने अंदर। अंदर की बात हो रही है, एनिमल सेल की बात हो रही है, एनिमल की नहीं हो रही, ध्यान रखना, ठीक है। बस मेजर डिफरेंस यही है। इसके अलावा तो हाँ, एक वैक्यूल वाला डिफरेंस याद रखना, मैंने आपको बताया था। इसमें जो वैक्यूल होता है ना, वो परमानेंट भी होता है और लार्ज इन साइज भी होता है, लार्ज इन साइज। और इसमें जो होता है वो टेम्परेरी भी होता है और स्मॉल इन साइज भी होता है। अरे यार छोड़ो तुम, लेकिन इसमें हाँ रीडू आ गया ना। ये टेम्परेरी भी होता है, टेम्परेरी स्मॉल इन साइज भी होता है। ये जो है ये 50 से लेके 90% तक का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एंडोसाइटोसिस वर्सेज एक्जोसाइटोसिस, ये क्या भला है भाई? देखो अब हम अपने बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, ठीक है, लास्ट में आ गए हैं। पर इससे पहले शायद हमने कुछ छोड़ दिया लगता है, उसे भी कराना ज़रूरी है। कि डीएनए भैया, डीएनए रेप्लिकेशन हमने देख लिया, लेकिन हो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं देखा हमने सच में। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है भैया? कैसे डीएनए रेप्लिकेशन? मैंने आपको बताया था, जिसमें डीएनए की लेयर बना देते हैं एक और, ठीक है, एक्स्ट्रा लेयर जिसमें में बन जाए, उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है डीएनए की, ठीक है, बिफोर द सेल डिवीजन। अब जो जो एंजाइम्स जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ना डीएनए, वो एंजाइम्स पढ़ेंगे इसमें अपन। एक पेज में सल्टा दूंगा इसको, टेंशन ही मत लो आप। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? सबसे पहले इसको एक ट्रिक याद रख लो, हेल टॉपर पीपल। हेल, व्हाट द हेल, दीज आर टॉपर पीपल, याद कर लो, हेल टॉपर पीपल, ठीक है। हेल से हो जाएगा हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम। टॉपर से आ जाएगा टोपोइजोमेरेज, टोपोइजोमेरेज। पी से आ जाएगा भैया डीएनए प्राइमेज, डीएनए प्राइमेज। दोबारा पी आ गया तो ये आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज। और लास्ट में आ जाएगा एल, जिसको बोलते हैं डीएनए लाइपेज, ठीक है। अच्छा, अब इनका फंक्शन क्या होता है देखो। सबसे पहले क्या होता है भैया, ये जो जो क्रोमोजोम्स या जो डीएनए होता है ना, ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं, ये वाला जो क्रोमोजोम ऐसे होता है, इसको अनफोल्ड करता है, ये इन दोनों को अलग अलग कर देता है, ठीक है। आओ अलग अलग हो जाओ, ठीक है। तो हेलिकेज वाला अनजिप या अनविंड करता है, अनविंड और अनजिप। अच्छा चलो, हो गई, अनजिप भी हो गई और अनविंड भी हो गई। अरे यार थोड़ा सा ठीक है, अनजिप हो गई, अनविंड हो गई। अब टोपोइजोमेरिज वाला एंजाइम आएगा, अब ये बोलेगा भैया अब तुमने अलग अलग तो कर दिया, अब मैं इसको वापस से उलझने नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स, प्रिवेंट्स डीएनए फ्रॉम गेटिंग टैंगल्ड, फ्रॉम गेटिंग टैंगल्ड। टैंगल्ड का मतलब होता है उलझने से बचाता है ये इसको, ठीक है। और
अब आ जाता है प्राइमेज। अब प्राइमेज भैया आता है, बोला मैं भी तो कुछ करूँगा, सारा काम तुम ही थोड़ी करोगे। तो भैया डीएनए बन गया और ये इसको रोक रहा है बचाने से, यानी अलग अलग है अभी डीएनए अपने पास, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्राइमेज वाला क्या करेगा, ये डीएनए अभी अलग अलग हो गए ना, अब ये रेप्लिकेशन शुरू कर देगा डीएनए का। रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, रेप्लिकेशन मतलब इनकी एक एक कॉपी बना देगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। जैसे कि ये वाला है ना, इसकी एक कॉपी ये बना दी, और ये वाला है ना, इसकी एक कॉपी ये बना दी, ठीक है, सेम कॉपी बना देगा ये। फिर आएगा पॉलीमरेज, ये क्या करेगा, ये डबल कर देगा अमाउंट ऑफ डीएनए को, डीएनए की जो अमाउंट है डबल कर देगा उसको। कैसे, भैया ये जो बनाया है ना डीएनए, इसको डबल कर देगा ये, ठीक है, ये जो बनाया इसको डबल कर देगा ताकि डॉटर न्यूक्लियाई के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डीएनए ट्रांसफर हो सके, ठीक है। फिर आएगा लाइपेज लास्ट में। अब ये क्या करेगा, ये जो डीएनए जो अलग अलग थे ना, इनको वापस से जोड़ देगा ये क्या करता है, ये क्या होता है, ज्वाइनिंग करता है डीएनए की, ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए। और फाइनली जो है डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है डीएनए लाइपेज के साथ, ठीक है, खत्म। अब इसमें एक चीज और होती है, इसके अंदर होता है भाई एक डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को तो हम चलो यही बोलते हैं, एक चीज याद रखो, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन तो वही है जो हमने पढ़ा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखो, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, मेरे नाम से लग रहा है कि कुछ उल्टा सुल्टा है ये। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसमें होता क्या है, आरएनए के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, डीएनए फॉर्म्स, डीएनए आरएनए के बेसिस पे हम लोग जो डीएनए बनाते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेज भी बोलते हैं इसको, ओके। अब आ जाता है एंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस। ये आ गया अपना एंडोसाइटोसिस, ये आ गया अपना एक्जोसाइटोसिस। अच्छा बस ये लास्ट है, इसके बाद में आपका सेल खत्म हो जाएगा। अच्छा ये होता क्या है एंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस, इसका मतलब होता है कि भैया सेल जो है, ये अपना सेल है भाई, इधर मान लो कुछ भी एक मॉलिक्यूल है, इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, मतलब कि अंदर आ लिया है, इसको गिटक लिया, इसको गटक लिया, सेल को लग गई भूख और इसको गटक लिया। तो ये क्या करेगा, ये इनगल्फ कर लेगा एक्सटर्नल मटेरियल्स को, तो उससे क्या होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगो का मतलब क्या होता है, ईटिंग ऑफ सेल, इसी को बोलते हैं ईटिंग ऑफ सेल। भैया सेल गटक लिया तुरंत देखते ही, या सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं, सेल ईटिंग बोल दो या सेल ड्रिंकिंग, एक ही बात है वो तो, ठीक है। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल, भैया अमीबा का एग्जाम्पल लो, ये लो भाई अमीबा, मतलब स्ट्रक्चर इस तरीके से रहती है, जैसे ही कुछ आएगा गटक लेगा अपने अंदर, लो भाई गटक लिया, ये हो गया अमीबा, और ये रहा है वो पार्टिकल। अब ये एक्जोसाइटोसिस क्या होता है, ये एक्जोसाइटोसिस जो है एंडोसाइटोसिस के बाद की प्रोसेस है, लेटर लेटर प्रोसेस है इसी की ही। इसमें क्या होता है भैया, ये अमीबा जैसे इस पार्टिकल को गटक लिया, तो ये क्या करेगा, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद में इसको वापस फेंक देगा, जा भाई अब तेरा कोई काम नहीं है, समझ गए। तो ये क्या करता है, ये सेल को यहाँ से बाहर फेंकने का काम करता है, इसी को बोलते हैं सेल वोमिटिंग, इसी को क्या बोलते हैं, सेल वोमिटिंग, यानी सेल की उल्टी समझ गए, ठीक है। तो ये भी सेम वही है भैया कि ये ये अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज जो बच जाते हैं ना लास्ट में, अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज जो लास्ट में जो बच जाते हैं, उनको क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है, ठीक है, क्या कर देता है, इनको बाहर फेंक देता है, आउट कर देता है इनको, जाओ अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है, ओके। अब कुछ टर्म्स आपको बताएं कि नहीं बताएं, बताएं कि नहीं बताएं भाई, वैसे तो ख़त्म हो जाता है यहाँ पे हमारा सब कुछ, कुछ एक टर्म्स बच जाती हैं, चलो कुछ टर्म्स लिख देता हूँ यहाँ पे। एक है कैरियोकिनेसिस, क्योंकि क्या है कि कई बार एग्जाम में थोड़ा एक्स्ट्रा भी पूछ लेते हैं भाई। कैरियोकिनेसिस हो गया एक,
और एक फ्रेगमोप्लास्ट, और एक प्रोटोप्लास्ट। पता होना चाहिए भाई सारी चीज। और एक पेरिप्लाज्म। ठीक है। एक निसल बॉडीज। क्या होती है निसल बॉडीज, पता करेंगे अभी। ठीक है। चलो यही देखते हैं। सबसे पहले कैरियोकिनेसिस क्या होता है भाई? ये होता है डिवीजन ऑफ सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, खत्म बस। फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है भाई? ये लेट साइटोकिनेसिस में होता है। साइटोकिनेसिस हमने देखा था ना आज, जो लास्ट में जो माइटोटिक फेज होती है उसमें भी हमने 5 देखी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और फिर लास्ट वाली साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस में क्या होता है? फाइनली सेल डिवाइड हो जाता है। तो वही जो सेल डिवीजन होती है ना लेट साइटोकिनेसिस से, उसी को बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, यानी लेट साइटोकिनेसिस जिसमें सेल डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, डॉटर सेल्स में जब डिवाइड हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है भाई? प्रोटोप्लास्ट होता है ऐसा सेल जिसकी कोई सेल वॉल ही ना हो, सेल विदाउट सेल वॉल, सेल विदाउट सेल वॉल। अच्छा कैसा? एनिमल वाला सेल, सेल वॉल कहाँ रहती है उसमें। ठीक है, उसको प्रोटोप्लास्ट भी बोलते हैं। अच्छा पेरिप्लाज्म क्या होता है? जो मेम्ब्रेन जो होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन, जैसे ये सेल हो गई, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी सेल वॉल हो गई, तो इनके बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरिप्लाज्म। तो हम बोल सकते हैं स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन्स, स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन्स। अच्छा निसल बॉडीज क्या होती है? निसल बॉडीज कुछ नहीं होता, ये न्यूरॉन की सेल बॉडी में फाउंड किया जाता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। अच्छा कहाँ पे मिलता है ये? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, RER। अच्छा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो हमारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं और वही राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो वही चीज़ है, ये कुछ अलग से तो है नहीं। ठीक है। हाँ और ये ध्यान रखना, ये जो नीसल बॉडीज है ना, ये किस में? न्यूरॉन में पाया जाता है, फाउंड इन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, फाउंड इन सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। और एक चीज़ और बता देता हूँ, बस बस ये लास्ट है, बस इसके बाद में कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ एक चीज़ और, बैक, इसकी जो शेप होती है ना नीसल बॉडीज की, इसकी शेप जो है वो ग्रेन्यूल्स तरह की होती है, ग्रेन्यूल्स जैसी। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ और याद रख लो बस, वो है मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी, एनर्जी को निकालना, बस एनर्जी को निकालना ही मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है भैया कैटाबॉलिज्म और एक होता है अपना एनाबॉलिज्म। अच्छा क्या होते हैं ये एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म होता है भैया मोलिक्यूल्स को सिंपल यूनिट्स में ब्रेक डाउन करना। जो भी मोलिक्यूल्स आ गए ना, मोलिक्यूल्स को सिंपल यूनिट्स में ब्रेक डाउन करना, सिंपल यूनिट्स में। अच्छा एक बात बताओ, जैसे 2 डबल बॉन्ड वाला है कार्बन, ठीक है, अब इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी ना, एनर्जी रिलीज होगी। नहीं भाई नहीं, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, समझे? रिलीजेज एनर्जी। भैया डबल बॉन्ड वाली एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी ना। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है? ये होता है भैया सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाना। अब भाई सिंपल से तुम कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाओगे तो ये क्या करेगा? इसको एनर्जी रिक्वायर्स चाहिए, रिक्वायर्स एनर्जी, इसको एनर्जी चाहिए भाई। एनाबॉलिज्म को एनर्जी चाहिए, कैटाबॉलिज्म एनर्जी निकाल के देता है। अब ये जो प्रोसेस है ना कैटाबॉलिज्म वाली, किस किस में होती है? ये होती है भैया ग्लाइकोलाइसिस में होती है, आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है। डाइजेशन में होती है भैया, हम खाते हैं, हमारे पेट में उसका डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा एनाबॉलिज्म क्या होता है फिर?
एनाबॉलिज्म के भी सारे एग्जांपल बताओ 2-3। तो ये आ गई अपनी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, भाई फोटोसिंथेसिस में एनर्जी चाहिए ना, तो हम सनलाइट को इंट्रैप करते हैं। हम नहीं, मतलब प्लांट्स करते हैं ना। प्लांट्स के अंदर जो मैग्नीशियम आयंस होते हैं वो सनलाइट को इंट्रैप करते हैं, और वही सनलाइट क्या करती है फिर, जो सिंपल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स यानी कि ऑक्सीजन, नॉट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं। अरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सनलाइट बनती है प्लांट्स में, तभी तो हम ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना, और ये क्या है, सिंपल है, और ये क्या है, एनर्जी है, सनलाइट। तो यही जो है एनाबॉलिज्म होता है। बस यहाँ पे ख़त्म होता है आपका। एक मेहरबानी कर देना बस लास्ट में आप लोग, कि आप मेरे को सजेस्ट करना कि समझ में आपको आ रहा है कि नहीं, ठीक है, और मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ, टिप्स टू इम्प्रूव। वैसे देखो मैंने आपका छोड़ा नहीं है कुछ भी, अगर इसके अलावा आपसे एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ ले तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा भाई, इतनी मेहनत करके जब पढ़ाए हम, ठीक है। तो आप एक फेवर ये कर देना कि मेरे को अपने इम्प्रूव टिप्स बता देना कि किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, टिप्स टू इम्प्रूव, ठीक है। और कमेंट में बताना भाई कि कैसा लगा लेक्चर, हाउज द जोश, हाउज द जोश, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, क्लासिफिकेशन वाले में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।